गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल विवास वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही दिनों से इनएक्टिव रह रही थी यूट्यूब पे मेरे बस शॉर्ट वीडियोस आ रहे थे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी एंड अब मेरी डिलीवरी हो चुकी है। लगभग ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो चुके हैं एंड मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक आज लेके आई हूँ। मैं शेयर करने वाली हूँ अपना डिलीवरी का एक्सपीरियंस, जो कि फर्स्ट डिलीवरी था। मेरी बेबी गर्ल हुई 24 जनवरी को एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर। सो मैंने सोचा कि बहुत लोगों को फियर है रिगार्डिंग नॉर्मल डिलीवरी एंड ऑल्सो सी सेक्शन। तो मेरी सी सेक्शन हुई है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्टोरी शेयर करने आई हूँ। बहुत लोगों को फियर होती है और बहुत लोग डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि कैसे क्या होगा। सो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, आप उतना घबराएं नहीं। इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। सो मेरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड थ्रू आउट दिस जर्नी देयर वर वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑल्सो। आई एंजॉयड माई प्रेगनेंसी, रियली आई एंजॉयड इट लॉट। I had vomiting problems and around 7-8 months of pregnancy I was also facing breathing issues, but have thinking about but when I thought that I'm having my baby in my womb, then I forgot everything. I enjoyed my pregnancy and we were mentally prepared for C-section delivery because I'm having a little allergic type of asthma and I was really feared that if I would go for normal delivery, what will happen or not. That's why I was not sure. So I opted for C-section delivery. So I was having my regular checkups and on 15th of January, I think so, we came to the doctor and said that this much days has gone and what should we do. I was pregnant from last of May. My LMP was 28/4/2022 and according to the calculation I would deliver my baby at any point of time. So doctor suggested me to have C-section delivery, but at the last moment it happened like that. Which doctor was doing my whole checkup, he got a transfer letter to another area. So then I was 9 months pregnant, almost 8 months was finished. I really got tensed. मेरे हस्बैंड भी बहुत टेंस्ड हो गए थे कि अब हम क्या करेंगे। पूरी रेगुलर 9 महीने की चेकअप एक डॉक्टर से हमारी चल रही थी और उनका अचानक से ट्रांसफर हो गया। हम बहुत नर्वस हो चुके थे, बट फिर हमने यहाँ पता लगाया, एक बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हमें मिली। हम उनके पास गए तो वो मान गए कि हाँ चलो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सी सेक्शन करवाना चाहते हो या नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हो। तो हमने बोला कि नहीं, हम सी सेक्शन कराना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है कि जैसे कि एक्चुअली मुझे वैसे अस्थमा तो है नहीं बट एलर्जिक है थोड़ा बहुत। तो उससे क्या है कि मेरे को थोड़ी ब्रीथिंग इश्यूज होती है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने से, मतलब नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इनकेस अगर आप बेहोश हो गए तो बच्चे के जान को भी खतरा है, आपको भी खतरा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लाइफ को भी रिस्क में ना डालूं और बेबी को भी रिस्क में ना डालूं। सो हमने सी सेक्शन चूज किया एंड हम जनवरी में ऑलमोस्ट वीकली हर चेकअप्स के लिए जाते थे। वीकली डॉक्टर हमें बोलती थी चेकअप के लिए। So when I visited my second doctor on 7th of January, she told that baby is underweight. उन्होंने कहा कि बेबी का वेट बहुत कम है और ग्रोथ थोड़ी सी जो है वो रुकी हुई है। Then she told that my hemoglobin was also low. So I started taking iron tablets, iron supplements, syrup, beetroot, गाजर वगैरह खाती थी मैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह लेने लगी एंड देन आफ्टर 14 डेज मेरी हीमोग्लोबिन जो है वो 9 या 10 तक हो गई थी। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितनी थी, तब तक हो गई थी। और बेबी के लिए भी उन्होंने कुछ सैचे दिया था मुझे घोल के पीने के लिए, तो मैं वो भी रेगुलर लेती रही। एंड फिर हम शायद 17 या 18 जनवरी को हम लास्ट गए थे मैम के पास चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शंस टाइप की फीलिंग आती थी, पेन होती थी। तो मैडम ने बोला कि अभी टाइम नहीं हुआ है, बच्चे को और थोड़ा सा ग्रो करना है अंदर में, तो हमें वेट करना चाहिए 1 हफ्ता कम से कम। तो हमने फिर वेट किया। उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया था जिससे कि जो वो कॉन्ट्रैक्शंस है, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस है, फॉल्स थी या ट्रू थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैम ने बोला था कि ये शायद फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस है, तो वैसा ही कुछ था। तो मैं मेडिसिन ली एंड आफ्टर दैट 7 वीक्स के बाद हम गए तो मैडम ने बोला कि अब बच्चे की वेट अराउंड 2.5 kg की हो गई है, तो अब आप चाहें तो और 1 हफ्ता रुक सकते हैं या आप एक डेट सेलेक्ट कीजिए, हम उस डेट पे डिलीवरी करने के लिए आपको बताएंगे हम फ्री होंगे, अवेलेबल है या नहीं है।
मैम से मैंने पूछा कि आप ही बताइए डेट क्या है क्या नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड गए बात करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि 24 या फिर 26 या 27। तो हमने सोचा कि जैसे भी हो जल्दी हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, तो हमने 24 जनवरी डेट चूज़ किया। तो मैम ने बोला कि ठीक है आप 23 को शाम में एडमिट हो जाइएगा और उसके बाद का प्रोसीजर हम करेंगे, 24 मॉर्निंग को आपकी सर्जरी कर दी जाएगी। तो हम फिर शाम में गए। शाम में मैं गई मेरे हस्बैंड के साथ, मैं घर से निकल रही थी, मेरे को बहुत नर्वसनेस लग रहा था। तो मैं भगवान से प्रे करते हुए घर से निकली और सबसे प्रेयर्स लेते हुए मैं निकली। मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसे क्या होगा पता नहीं। फिर शाम में हम गए, मैं और मेरे हस्बैंड थे सिर्फ, और उसके बाद उन्होंने एडमिट होने के पहले मेरे कुछ ब्लड टेस्ट किए और फिर हमें रूम वगैरह अलॉट किया। फिर हम वहाँ एडमिट हुए, उसके बाद बहुत सारा चेकअप हुआ, ब्लड ग्रुप वगैरह चेक किया उन्होंने। फिर उन्होंने आगे बोला कि रात को जो आपको है बहुत लाइट वेट खाना खाना है, जैसे कि 2 रोटी और बिना तेल मसाला वाला दाल या थोड़ा सा सब्जी, और प्रॉपर नींद लेनी है। उन्होंने मुझे एक एल्प्रेक्स दिया था 0.5 या 0.25 mg का, बट रात में नर्सेस आई और उन्होंने बोला कि आपको एल्प्रेक्स नहीं लेना। आई डोंट नो वाई दे टोल्ड मी नॉट टू टेक दिस मेडिसिन, आई डोंट नो द रीज़न, बट दे टोल्ड मी नॉट टू टेक। उसके बाद नर्सेस आई और उन्होंने मुझे कैन्यूला लगाया। कैन्यूला मुझे लगाया लेफ्ट हैंड में, उन्होंने मुझे कैन्यूला लगाया। वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, पता नहीं क्यों उन्होंने कैसे इंसर्ट किया, बहुत पेन हो रहा था मेरे को। उन्होंने इस जॉइंट में लगाया था, मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि डरो मत ऐसे वैसे। उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि मैं थोड़ा अच्छे से सो जाऊं ताकि सुबह मैं फ्रेश फील करूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस हम दोनों बस करवट बदल रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, और शायद 2-3 बजे के आसपास में सोई होंगी, हल्का सा मुझे नींद लगा होगा। तो 4:30-5 बजे के अराउंड एक नर्स आई, उन्होंने बोला कि आप नहा लो, हल्का फुल्का नहा लो पानी से, गर्म पानी से कर दिए थे उन लोगों ने, और उन्होंने बोला कि नहा लो और रेडी हो जाओ, उसके बाद आपको कभी भी बुला सकते हैं ओटी में, और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो फिर और वो एक गाउन दे के गई थी, ड्रेस दे के गई थी मुझे। तो फिर मैं गई, नहा ली और मैंने वो ड्रेस पहन लिया। उसके बाद मैं सो गई थी। फिर नर्सेस आई और उन्होंने मुझे 2-3 फ्लूइड्स चलाए थे पहले से, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, आर एल था या एनएस या डीएनएस टाइप का कुछ था। तो मुझे 2-3 सलाइन वगैरह चढ़े। उसके बाद 8 बजे के करीब नर्स आई और उन्होंने बोला कि ओटी ले जाएंगे। उसके पहले मुझे याद है मेरी मम्मी और मेरे मामा जी आ चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मेरे को बहुत रोना फील हो रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ माँ बनते हैं औरतें तो मतलब डर नहीं लगता है ऐसा वैसा, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। ये मैं रिलेट कर पाती हूँ न्यू मॉम से, सबको ऐसा ही फील करते होंगे यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से निकल के चली जाऊँ, मुझे नहीं करवाना है डिलीवरी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा या नहीं। फिर अचानक से उन लोग 8 बजे के आसपास आए और उन्होंने बोला कि चलो अब चलना है ओटी, और मुझे बस ऐसे ही चला के ले गए अपने साथ। और फिर उसके बाद मम्मी लोग थे बाहर में, मेरे हस्बैंड भी थे, तो मुझे बहुत रोना आया। मुझे उन लोगों का एक बिहेवियर अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे ओटी में जाने से पहले अच्छे से बातचीत नहीं करने दिया थोड़ा सा भी, और मैं बहुत रो रही थी, मैं डर भी लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा, मैं बोला कि मैं बहुत रोना आ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, डोंट वरी, यू विल बी फाइन, गॉड इज विथ यू, ऐसे वैसे करके उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैं गई अंदर और मैं वहाँ भी रो रही थी, तो वहाँ नर्सेस मुझे डांटने लगे थोड़ा, उन्होंने कहा कि हम क्या आपको मार रहे हैं, आप क्यों इतना रो रहे हैं। फिर मैं ओटी में काफ़ी देर तक बैठी हुई थी। उसके बाद एक सिस्टर आई और उन्होंने मुझे डायरेक्ट वो ओटी बेड पे लिटा दिया और उसके बहुत देर तक मैं लेटी हुई थी वहाँ पे। मेरे को बहुत डर लग रहा था, मेरी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। उसके बाद एक नर्स आई और वो कैथेटर खोल रही थी, तो मैं बहुत डर गई। मैं ये सब चीज़ पहली बार खुद पे अप्लाई होते हुए देख रही थी, तो मैंने कहा कि इससे दर्द होगा क्या। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपने लेग्स को, अपने बॉडी को लूज रखोगे तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, लेकिन आप फोर्स करोगे, थोड़ा पैर इधर उधर करोगे तो आपको दर्द हो सकता है। तो मैं जैसे तैसे भगवान का नाम लेके दी और भगवान के दया से मुझे वो उतना पेनफुल नहीं लगा। हाँ, कैथेटर इंसर्ट करने के बाद क्या है कि मुझे थोड़ा इचिंग टाइप का हो रहा था, जो कि जिस दिन मेरा सीजर हुआ रात तक वो इचिंगनेस चला गया था, थोड़ा इचिंग टाइप का हुआ। उन्होंने कैथेटर इंसर्ट कर दिया, फिर वो चले गए, वहाँ कुछ कुछ बात कर रहे थे उन लोग, नर्सेस थे काफ़ी। और उसके बाद एक मेल डॉक्टर आए, शायद वो सर्जन थे साथ में, जो हेल्प ऐसे जो असिस्ट करते गायनेकोलॉजिस्ट के साथ।
वो आए और उन्होंने बोला कि अच्छा कैसे हो आप, कहाँ से हो। तो मैंने उनको भी कहा कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बोला क्यों डर लग रहा है तुम्हें, तुम इतना अच्छा काम करने जा रही हो, एक बच्चे को जन्म देने जा रही हो, हिम्मत रखो, वैसे वैसे करके। डरने का इसमें क्या बात है, कुछ पता नहीं चलेगा तुमको, कब सब कुछ हो जाएगा आसानी से, उन्होंने ऐसे बोला। फिर उसके बाद मेरे को याद है कि डॉक्टर आई, उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फिर मुझे उन्होंने राइट साइड की तरफ बेंड कर दिया और मेरे हेड को और मेरे नीज को वो पूरा एक तरफ से दबा दिए थे। मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं साइड लैटरल पोजीशन में मुझे लेटा के और मेरे हेड को मेरे नीज की तरफ पुश किए थे उन्होंने, बहुत टाइट से पकड़ा था और कहा था कि बिल्कुल भी मूव नहीं करना जब नीडल प्रिक किया जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने बोला था और बोला था कि सांस नहीं रोकना है बोल के। तो मैं बस स्टिल थी और उस समय कुछ नहीं, मैं बस भगवान को याद कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन ना हो, कुछ पता ना चले। फिर उन्होंने वो एनेस्थेसिया भी दे दिया स्पाइन में। और सच बोलूँ तो जैसा कि मैंने सुना है कि एनेस्थेसिया देने से स्पाइन में बहुत पेन होता है, मुझे उतना पेन नहीं हुआ। आई डोंट नो, बहुत लोगों को होता होगा, किसी को नहीं होता होगा, बट मैं बता रही हूँ कि नॉर्मल जैसे नीडल की इंजेक्शन से पेन होती है ना, बस वैसा ही लगा मुझे। तो उन्होंने मेरे स्पाइन में इंजेक्शन दे दिया और वो तुरंत मुझे बोलने लगे कि सीधा सीधा लेटो, सीधा लेटो। और धीरे धीरे तुरंत इंजेक्शन पड़ने के बाद धीरे धीरे मेरा स्पाइन का हल्का हल्का नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन बहुत हैवी फील होने लगा। ऐसा लग रहा था झिनझिनी हो रही है उसमें, उस टाइप का मेरे को फील होने लगा। और धीरे धीरे वो नीचे का मेरा पेट से लोअर लोअर एब्डोमेन से लेकर पैर तक मेरा पूरा सुन्न होने लगा, वो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, बट मैं होश में थी। उन्होंने मेरे मुंह पे एक कपड़ा रख दिया और बहुत एंग्जाइटी की वजह से मेरा हार्ट बीट थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आई डोंट नो ऑक्सीजन मास्क लगाया था या नेबुलाइजर लगाया था, पता नहीं उन्होंने। और मेरे को बार बार बोल रहे थे कि ज़्यादा टेंशन मत लो, आपका बीपी और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। और उसके बाद पूरा फील हुआ कि एक ब्लेड लेके उन्होंने मेरे स्टमक को कट कर दिया। और ना मतलब जैसे प्लास्टिक खुलता नहीं है तो ऐसे फाड़ देते हैं ना पूरा, मेरे पेट को ऐसे मेरे पेट को उन्होंने ऐसे पूरा फाड़ दिया। और विद इन आई थिंक 3 to 5 मिनट्स बहुत गश करके पानी का आवाज़ आया। उन्होंने किसी चीज़ से वो एमनियोटिक फ्लूइड का जो वाटर बैग रहता है उन्होंने वो फोड़ा और उसके बाद मैं लेटी हुई थी आंख बंद करके। तो डॉक्टर ने मेरे गाल पे ऐसे थपथप किया और बोला कि देखो तुम्हारी बच्ची हुई है, देख लो देख लो। एंड मेरे को बहुत उस समय खुशी लगा, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। एंड मैंने बस आंख खोल के उसको देखा, इतनी प्यारी लग रही थी वो, उसका वो पहला आवाज़ रोने का, मैं कभी नहीं भूल सकती वो टाइम, वो हमेशा याद रहेगा। मेरे को बहुत खुशी लगा। उसके बाद उन लोग शायद वहाँ ले गए, उसकी बहुत आवाज़ आ रही थी रोने की, उन लोग शायद उसको क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो ले गए उसको। एंड मैं वैसी ही थी। और फिर उसके बाद प्लेसेंटा वगैरह कुछ वेस्ट मटेरियल्स रहता है, प्लेसेंटा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेस्ट रहता है, वो सब उन लोग निकालते हैं ना। तो वो जब निकाल रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये हम लोग का चेस्ट है, ये नीचे वाला पोर्शन में ऐसे लग रहा था मेरे को कि कोई खींच रहा है बहुत ज़ोर से, और मेरे को पेन हो रहा था। तो मैंने धीरे धीरे बोला कि डॉक्टर मुझे पेन हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कुछ खींच रहा है, बहुत जलन, और जलन भी हो रहा था, बर्निंग सेंसेशन टाइप के हो रहा था मुझे चेस्ट के नीचे। तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा बहुत होता है, ठीक हो जाएगा। फिर मुझे इतना ज़्यादा होने लगा कि मतलब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था वो। तो मैं चिल्लाने लगी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, कुछ करो कुछ करो। तो डॉक्टर ने देखा कि मेरा हार्ट रेट और बीपी बढ़ चुका था, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि इसको सच में बहुत पेन हो रहा है, इसको मतलब कुछ इंजेक्शन देने के लिए उन्होंने कहा। आई डोंट नो वो क्या इंजेक्शन था, मुझे नहीं पता। और वो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है और इंजेक्शन दे रहा हूँ मैं, फिर बोलना मत कि मुझे नींद से सुला दिए बोल के। एंड फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने बस वो इंजेक्शन दिया मेरे कैन्युला में। और हाँ, ओटी पे मैं लेटी थी, मेरे दोनों हाथ में एक तरफ से तो वो मशीन मॉनिटर लगा हुआ था, तो उसमें मेरा एक हाथ में यहाँ पर वो बीपी चेक करने वाला वो लगा था, फिर हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर लगा था, और एक हाथ में सलाइन चल रहा था, और उसी में कैनुला खोल के उन्होंने एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को मैं पूरा बेहोश जैसा हो गई, मतलब मैं बस सुन पा रही थी कि उन लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बस मेरा माइंड एक्टिव था, मेरा बॉडी बिल्कुल एक्टिव नहीं था, मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं बहुत गहरी नींद में चले गई हूँ। और जैसे बेहोश होने वाले रहते हैं तो आवाज़ कैसे गूंजता है ना, भारी भारी टाइप का आवाज़ लगता है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, वैसा टाइप का मेरे को बस लोगों का आवाज़ आ रहा था। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ, बिल्कुल पेन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि कब वो पूरा स्टिच करके मैम चले गए, डॉक्टर चली गई, कब नर्सेस ने मुझे पैड वगैरह पहनाए,
और कब मुझे उन्होंने ओटी से शिफ्ट किया मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। मेरा आँख भी नहीं खुल रहा था, आँख खोलना भी चाह रही थी तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था। एंड जब उन्होंने, मुझे इतना बस याद है कि जब वो मुझे हल्का फुल्का सुनाई दे रहा था कि उन लोग बोल रहे थे कि अब शिफ्ट करना है एचडीयू में। तो जब वैसा कुछ हुआ तो कोई स्ट्रेचर लेके आया वगैरह थे, और पता नहीं कौन कौन थे उनके साथ, स्वीपर्स थे कि कौन थे। तो उन्होंने बोला कि इनको शिफ्ट करना है। तो वो जब मुझे उस ओटी वाले बेड से उस स्ट्रेचर पे रखे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉडी बहुत एयर में है, मैं एयर में घूम रही हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, मैं ऐसा फीलिंग आ रहा था मुझे। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे स्ट्रेचर में ट्रांसफ़र किया और मुझे बोला कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करके रख लीजिए। और मुझे बस इतना या सुनाई दे रहा था, मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। और मैंने वैसे हाथ रख लिया और फिर मुझे लेके जा रहे थे उन लोग, स्ट्रेचर इतना ज़ोर ज़ोर से लेके जा रहे थे कि वो नीचे का जो पेट है तुरंत स्टिच हुआ था, तो वो तो पूरा ताज़ा था घाव, तो वो पूरा मूवमेंट हो रहा था। तो मुझे उस समय पेन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था वो दो भाग हो के निकल जाएगा पूरा। फिर उन लोग मुझे लिफ्ट में लेके गए और सेकंड एचडीयू में लेके गए, और वहाँ भी तुरंत उन्होंने मॉनिटर लगा दिया, और वहाँ एक नर्स थी। जैसे ही मैं ओटी से निकली, फ्लोर पे आई और एचडीयू में मुझे लेके जा रहे थे, तो मुझे याद है मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मेरे गाल को टच किया, मुझे बोला क्या हुआ क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही थी। मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती, आप मतलब वर्ड्स में मैं नहीं समझा सकती उसको मुझे कैसा लग रहा था उस समय। तो मैं बस देखी आँख खोल के कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पास आए। फिर उसके बाद वो मुझे एचडीयू में ले गए, वहाँ भी मुझे बहुत रोना आ रहा था कि और पेन होगा, कैसे सब होगा, ठीक कब होगी, मैं बहुत कुछ माइंड में चल रहा था। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप क्यों रो रही हैं, आपको पेन हो रहा है क्या? आप थोड़ा, आप रोएंगी, आप ज़्यादा आप टेंशन लेंगी तो हो सकता है आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए। रोने के वजह से, टेंशन लेने की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से मेरा हार्ट रेट जो है बहुत बढ़ जा रहा था, बीपी भी बढ़ जा रहा था। तो फिर नर्सेस ने मुझे वही बोला कि आप, हम क्या आपको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, आप इतना आराम से हैं यहाँ पे, आप लेटिए, रेस्ट कीजिए, सोइए थोड़ा देर, और आपको अगर पेन होता है तो हल्का हल्का ही पेन होगा तभी आप बता दीजिएगा, तो हम पेन किलर दे देंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत की बात है, तब इंजेक्शन को काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं लेटी थी, फिर आधा घंटा बाद मेरी मम्मी आई, और उस समय मैं भूल गई थी मेरी बच्ची के बारे में कि वो कहाँ होगी, किसके पास है। फिर मेरी मम्मी आई, उन्होंने बोला कि क्यों रो रही हो तुम अपना सारा दुख भूल जाओगी, अपनी बेटी को देखोगी तो देखना अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी हुई है, कितनी सुंदर सी है, मम्मी ने ऐसा बोला। फिर मैं रो ही रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था, हल्का फुल्का अजीब सा फीलिंग हो रहा था। तो फिर एक नर्स आई, उन्होंने मेरी बेटी को मेरे बगल में लेटाया, और मेरे मासूम आई, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हाँ कैसी हो, सब ठीक है? तो अच्छा लग रहा है तो अभी तुमको? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ। फिर मैं बार बार, मेरे मन में बस एक ही चीज़ आया था, मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी मैं उनको। फिर जो नर्सेस हैं, जब भी नर्सेस कोई आ रही थी तो मैं बोल रही थी कि बाहर थोड़ा देखिए मेरे हस्बैंड है तो उनको बुला दीजिए थोड़ा। वो बार बार बुला रही थी, मैं बात कर रही थी। और मेरे हस्बैंड क्या है कि वो बार बार मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको मेरा तकलीफ देखा नहीं जा रहा था, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देख के। वो भी ओटी से बाहर निकले तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका आँख भर गया था, उनके फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट किया कि प्रोसीजर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स कर, ऐसा वैसे करके। तो वो सब था। फिर शाम होते होते, आई थिंक दोपहर को 3 या 4 बजे तक उन्होंने बोला कि चलो। उसके बाद से क्या है कि हाँ, उन्होंने एचडीयू में जब मैं थी तो उन्होंने ये बोला था कि पैर को हल्का फुल्का मूवमेंट करने का कोशिश करना। तो पैर में पूरा वो एनेस्थेसिया का जो था वो, उससे तो वो पूरा सुन था, धीरे धीरे उसका सुन जो था वो जा रहा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक मैं एक मछली हूँ और मेरा पैर हल्का हल्का फ्लो कर रहा है। दोपहर होते होते आधा कम से कम वो जो था सुन, झिन 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 जो कर रहा था वो चला गया। तो जितना मेरे से हो रहा था मैं हल्का फुल्का मूवमेंट कर रही थी। नर्सेस ने बोला था कि पैर मूवमेंट करना, नहीं तो बहुत फूल जाएगा और दर्द भी होगा बाद में। फिर उन्होंने 3 या 4 बजे के आसपास मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया उन्होंने, और बोले कि अब ठीक है ये, बस अगर इनको पेन होगा स्पीच में तो बुलाइएगा और हम आ जाएंगे इनको इंजेक्शन देने के लिए, पहले से बता दीजिएगा। फिर उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। रूम में भी मैं वैसे ही गई, आया थे और मेरे हस्बैंड ने मिलकर मुझे स्ट्रेचर से बेड पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने, और मेरा हेड वाला पोजीशन को है एक पिलो दे दिया था। शायद पिलो मुझे पहले दिन नहीं दिया था, उन्होंने बोला था पिलो यूज़ नहीं करना है, पता नहीं क्यों पिलो नहीं यूज़ करना है। बस हेड जो बेड का जो हेड साइड होता है वो थोड़ा सा टिल्ट अप था, तो मैं उसी पे लेटी थी, उन्होंने मुझे लेटा दिया। एंड ब्लीडिंग की अगर बात करें तो बेबी डिलीवरी के बाद पहला दिन मुझे उतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ,
ऑलमोस्ट 4 डेज तक मैं हॉस्पिटल में थी। चौथे दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही थी एंड आते थे, आया वगैरह आती थी, पैड वगैरह चेंज करने में 2 डेज तक वो उन्हीं लोग करते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं पाती थी, तो वो आते थे, हेल्प करते थे, चेंज कर देते थे, चल जाते थे। उसके बाद शाम को हुआ न, डॉक्टर आई राउंड पे, उन्होंने बोला कि अब कैसा फील कर रही है। मैंने बोला कि हाँ ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको अब चलना है, आप कोशिश करिए थोड़ा खड़े होने का, क्योंकि तो मैंने बोला कि बहुत पेन होगा, कैसे करूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए आज आप आज चलें या कल चलें या परसों चलें, पेन आपको उतना ही होगा, तो आप अभी से क्यों नहीं चलना चाहती है, कोशिश करिए खड़े होने का, करवट लेने का कोशिश करिए कम से कम। तो मैं उस दिन चली तो नहीं, मेरे से उतना नहीं हो पाया, लेकिन मैं एक करवट लेफ्ट साइड करवट में, राइट साइड करवट में ले लेती। पहला दिन मैं राइट साइड 2-3 बार करवट ली, और फिर ऐसी सिचुएशंस आ गई कि मेरी जो बेबी है वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही थी, वो सक नहीं कर पा रही थी, सो जा रही थी, और उसकी वजह से उसका मुंह जो है पूरा सूख गया था। फिर हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि आप उसे लैक्टोजन फीड करवाइए तब तक। ऐसे सब चलता रहा। फिर सेकंड डे मैं बहुत कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। वो मेरा हाथ पकड़ते थे, बेड के नीचे एक था तो उस पर मैं पैर रखती थी, और धीरे धीरे मैं चलना स्टार्ट की। और मुझे पेन इतना ज़्यादा होता था कि मैं पानी नहीं पीती थी, कि मुझे बार बार वॉशरूम लगेगा तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो सेकंड डे भी बहुत हल्का फुल्का मैं चली। और हाँ, पहला दिन ये हुआ था कि डॉक्टर से मैंने पूछा शाम को कि अब क्या करना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जब मैं वार्ड में ICU में भी थी तो मुझे काफ़ी सलाइन चढ़े 5-6, और वो एक एंटीबायोटिक भी देते थे जो कि मुझे 3 टाइम लगता था कैनुला में। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ज़्यादा फ्लूइड्स नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आपको एलर्जी की थोड़ी शिकायत है, तो अगर ठंडा वंडा लग गया, खांसी होने लगा, छींक आने लगी, तो आपके स्पीच पे अफेक्ट करेगा वो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ORS पानी पीने के लिए उन्होंने मुझे बोला। और शाम में उन्होंने मुझे बोला था कि ब्रेड दूध और रोटी वगैरह दाल में गला के मतलब दे सकते हैं, बिस्किट्स वगैरह दे सकते हैं, और कल से नॉर्मल खाना पीना बिना तेल मसाला वाला दे सकते हैं आप। चाय बस नहीं लेना है, क्योंकि चाय 3-4 दिन तक आप अवॉइड कीजिए, उससे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो शाम को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद मैं ब्रेड खाई थी, ब्रेड और जैम खाई थी, और शायद 2-3 बिस्किट खाया था मैंने, बस वैसे ही। और ज़्यादा भूख मुझे लगी नहीं थी, क्योंकि पूरा दिन तो मुझे सलाइन चढ़ा था, तो भूख उतना लगा नहीं। फिर सेकंड डे से मैंने हल्का फुल्का मूवमेंट, हमेशा मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते थे वॉशरूम जाने में, वापस आने में, बेड पे सुलाने में, लेटाने में, बैठाने में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी रहती थी सुबह से रात तक, मम्मी रहती थी, मेरी सासू माँ भी आती थी, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर सेकंड डे मैंने नॉर्मल दाल चावल, घर से मेरी सासू माँ खाना बना के भेजती थी, दाल चावल कम तेल वाला सब्जी वैसे मैं खाती थी, और रात में रोटी, कुछ भुजिया 2-3 ऐसे करके चला। फिर सेकंड डे मेरी मूवमेंट और थोड़ा सा बढ़ा, हेल्थ से ही दोनों हाथ पकड़ के मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते थे। मैं 2-3 राउंड रूम का ही हॉस्पिटल में ऐसे 2-3 राउंड चल लेती थी, और फिर वॉशरूम लगेगा तो उसी बहाने उठ के जाती थी हेल्प लेके। फिर डिस्चार्ज होने, फिर ऐसे चारों दिन मेरा बस वैसे ही बीता दिन, मतलब डे बाय डे मैं बेटर हो जा रही थी। वो जो पेन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर फोर्थ डे उन्होंने बोला, एक पेडियाट्रिशियन आया और उन्होंने बोला कि बेबी के कुछ टेस्ट होंगे, और अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो आप डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। बेबी का उन्होंने जॉन्डिस वगैरह टेस्ट किया, और फिर उसको BCG का वैक्सीन वगैरह लगा। BCG का वैक्सीन तो जिस दिन वो हुई थी शायद उसी दिन उसको लग गया था। डिस्चार्ज होने वाले दिन उसका बिलीरुबिन का टेस्ट हुआ, और उसका जॉन्डिस रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया था। मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, नॉर्मल आया। और मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट किया उन्होंने, हीमोग्लोबिन मेरा 9 या 10 कुछ आया था। उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन्होंने डिस्चार्ज शीट वगैरह मेरी बना दी। उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है, आप ठीक है, आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो मैंने मैम से सब पूछ लिया। मैम ने मुझे बोला कि आप बेल्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो ताकि पेट कम हो पे, और स्टिचेस में आपको दर्द नहीं हो। बेल्ट सपोर्ट करेगा, थोड़ा स्किन को टाइटन अप रखेगा, तो आपको क्या है, पेट लटकेगा नहीं, तो उतना दर्द नहीं होगा। और फिर मैंने ब्रेस्ट मिल्क की शिकायत की कि बेबी सक नहीं कर पा रही है। तो मैम ने बोला कि पता नहीं क्यों आजकल बच्चे लोग इतना आलसी हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते ही नहीं है। तो मैम ने बोला कि आप ब्रेस्ट पम्प खरीद लो, मैनुअल भी हो या इलेक्ट्रिक, उससे ट्राई करो, हो सकता है उससे आपका बेबी फीड करे। ये तो आगे देखते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे करके मैं डिस्चार्ज हो गई, और फिर हम बहुत तो आराम से, मुझे केयरफुली लेके आया गया नीचे, धीरे धीरे चल के मैं आई। और एक आया थी, उन्होंने मुझे स्ट्रेचर तक पूरा नीचे तक लेके गए, हेल्प किए। और कार में बैठ के बहुत, कार का सीट को एकदम पीछे करके ऑलमोस्ट लेट के ही मैं आई। मेरे हस्बैंड बहुत धीरे धीरे ड्राइव कर रहे थे, और हम फिर घर आ गए बेबी को लेके। और मैं घर आ गई, मेरे ससुराल में सब बहुत खुश हुए बेबी को देख के, मैं भी बहुत खुश थी। और बस मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप घबराइए मत। अगर आपका पहला बेबी है, आपका नॉर्मल डिलीवरी भी होगा तो उसमें भी आपको दर्द सहना ही है, C सेक्शन भी होगा तो उसमें भी आपको दर्द सहना ही है।
एक बच्चे के लिए माँ इतना सब कुछ सह जाती है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा। ऑपरेशन के बाद भी मैं हैरान थी कि इतना पेन हो रहा है मेरे स्टिचेस में, कैसे मैं अपने बेबी को देखूंगी, कैसे मैं नॉर्मल होंगी, कब मैं ठीक होंगी। लेकिन ये सब का शक्ति भी भगवान ही देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ओटी में जब मेरा सर्जरी हो रहा था, मैं पूरे टाइम बस हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, और उस समय सिर्फ भगवान ही आपके साथ रहते हैं, आपको वो पूरा शक्ति देते हैं कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं। और सच बोलूँ तो मैं जब अपनी बच्ची को देखती थी तो मुझे रात में जब वो रोएगी, मुझे पेन होता रहता था, मैं भूल जाती थी। अभी भी मुझे कुछ तकलीफ होता है, मैं उस अपनी बच्ची को देखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, इतनी प्यारी है वो। मतलब बहुत बड़ा चीज़ है ये, एक बच्चे को जन्म देना, जो भगवान ने सिर्फ हम औरतों को दिया है ये सौभाग्य कि हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इतना शक्ति है हमारे में। तो आप ये सोच के क्यों घबराते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। एक माँ ही जननी होती है, आप इस चीज़ से घबराइए मत। भगवान हर चीज़ से लड़ने का शक्ति दे देते हैं। हाँ, ये है कि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है, सी सेक्शन में रिकवरी थोड़ी सी टाइम लगती है। मुझे 1 मंथ, लगभग 1 से 1.5 महीना मुझे लगा रिकवर होने में। 1 से 1.5 महीने के बाद भी ना मेरे पेट में जहाँ स्टिचेस पड़े रहते हैं, उसके ऊपर वाले एरिया में थोड़ा नमनेस और सूजन टाइप का रहता था, और छूने से भी पेन होता था। मैं जब चलती थी तो ऐसे लगता था पेट के 2 पार्ट्स हैं, और मुझे पेन होता था। फिर भी मैं सब कुछ करती थी, हल्का फुल्का काम में करती थी। मतलब मेरी बेबी का बॉटल वॉश करना, उसका डायपर चेंज करना, उसको दूध पिलाना बैठा के, ऐसे हल्का फुल्का मूवमेंट, चलना घर में, उतना मैं कर लेती थी। 1.5 से 2 महीना तक मैंने बहुत रेस्ट लिया। मैं वॉक वगैरह करती थी बस, और अपने बच्चे का ध्यान रखती थी। और मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले सब मुझे बहुत सपोर्ट किए। अब मेरी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब मैं लगभग सब कुछ कर लेती हूँ। हाँ, बस हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है आपको, अननेसेसरी आप झुकिए मत। नहीं तो बाकी आप सारे हाउस होल्ड कोर्स कर सकते हैं। जैसे ही आप, जितना आपका कैपेसिटी, आप ज़बरदस्ती मत करिए अपनी बॉडी के साथ, लेकिन अपने बॉडी को रिकवर होने का टाइम दीजिए। तेल मसाला ज़्यादा मत खाइए, मीठा चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए सर्जरी के बाद, वो स्टिचेस को हील होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और एक चीज़, 4th डे डिस्चार्ज होने से पहले ही उन्होंने कहा था, मेरी जो स्टिच लगी थी वो पूरा मतलब सॉल्युबल था, अंदर से वो पूरा सॉल्युबल था, और बाहर से जो भी मुझे टाके पड़े थे उन्होंने बोला था कि बाकी सब गल जाएगा, सूख जाएगा अंदर की तरफ, बस एक जो टाका है वो काटना है। तो वो मुझे दोबारा ओटी लेके गए थे 4th डे डिस्चार्ज होने के ठीक पहले। कुछ नर्सेस आए और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि 3 दिन पहले वहीं मेरा सर्जरी हुआ था। उन्होंने उसी बेड पे मुझे लेटाया। उस समय भी मैं डर रही थी कि स्टिच आप काटेंगे, एक टाका काटेंगे तो दर्द होगा क्या, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला, सब कुछ बहुत आराम से हो गया। और तो ये था मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी सेक्शन। आई होप मैं आप लोगों का हेल्प कर पाई ये वीडियो के थ्रू। आप बिल्कुल भी डरिए मत। ये 9 महीना की जो प्रेगनेंसी है आप उसको एंजॉय करिए। आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है या सी सेक्शन होता है, आप नॉर्मल रहिए। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज़, अपनी 9 मंथ्स की जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी को आप एंजॉय करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, एक बच्चे हो जाने के बाद आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है और दर्द सहने की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको याद करें, सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दें और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसका इफेक्ट बेबी पे बहुत पड़ता है। मैं फिर आऊँगी दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। आप मुझे सजेस्ट करें कोई भी टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, रिगार्डिंग स्टिचेस पेन, रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ सी सेक्शन। लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।